स्वागत है आपके अपने चैनल द इजी स्टडी में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरे बनाए गए इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, आपके एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान के पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो मैं आपको आज आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सीट का क्या अर्थ है। तो सीट का क्या अर्थ है बेटा कि सीट का अर्थ सदस्यों से होता है। ठीक है, जो सदस्य होते हैं उनसे होता है। एक सीट का एक प्रतिनिधि द्वारा भरी जाती है। एक सीट को एक प्रतिनिधि द्वारा भरी जाती है जो संसद सदस्य एमपी और विधानसभा में एमएलए होता है। ठीक, ओके बच्चों, तो नेक्स्ट है आपका संसदीय क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी कि संसदीय क्षेत्र क्या है। तो पूरा क्षेत्र आपका 543 क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक को संसद क्षेत्र कहा जाता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। ठीक, इसके बाद है अप्रत्यक्ष चुनाव का क्या अर्थ है। वह चुनाव जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पुनः चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव है। इनमें जनता संसद का चुनाव करती है तथा संसद सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, इन्हें अप्रत्यक्ष चुनाव बोला जाता है। ओके, जो कि है चुनाव आयोग के 3 कार्य। इट इज़ 5 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, यह आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो बच्चों, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, राजनीतिक दलों का चुनाव और चिन्ह प्रदान करना, चुनावी व्यवस्था बनाना तथा उसकी देखरेख करना और चुनाव को निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराना। तो ये तो हो गए चुनाव आयोग के कार्य। अब चलते हैं नेक्स्ट। फिर है राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में होता है। वह निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं उसमें संसद अर्थात लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के चुने हुए सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट है कि खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। ओके, खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। 22 जनवरी 1905, ये आपका एमसीक्यू जा सकता है। खूनी रविवार की घटना कब हुई थी, तो आप याद रखना 22 जनवरी 1905 में। तो देखिए 22 जनवरी 1905 को के दिन जार के निकोलस द्वितीय ने श्रमिकों के शांतिपूर्वक जुलूस पर अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया जिनसे अनेक लोग मारे गए। इसी घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। खूनी रविवार की घटना अगर आप पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर बहुत सारे विकल्पों में दे सकते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सन 1917 की रूसी क्रांति सबसे अधिक समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थी। ठीक, 1905 की रूसी क्रांति में मजदूरों की सभा को सोवियत नाम से नाम दिया गया था। शीघ्र ही ये सभाएं शक्तिशाली राजनीतिक दलों के रूप में उभर कर आई। ओके, चलिए ये महत्वपूर्ण थी जो आपके एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं, वैसे भी आ सकती हैं। ठीक है, तो 1 अगस्त 1914 को क्या हुआ था, पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था। ठीक, नेक्स्ट है कि 9 नवंबर 1918 को क्या हुआ था, जर्मनी ने घुटने टेक दिए और युद्ध समाप्त हो गया था। विश्व युद्ध शुरू हुआ और फिर विश्व युद्ध समाप्त हो गया। ओके, फिर 19 नवंबर 1918 को एक चीज़ शायद और हुई थी, वो क्या थी, वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान हुआ था। कि 28 जून 1919 को क्या हुआ था, वर्साई की संधि लागू हुई थी। इसके बाद 28 जनवरी 1933 को क्या हुआ था, हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया था, यानी कि प्रधानमंत्री बन गया था। इसके बाद 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ था, जर्मनी को पोलैंड में घुसना, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। ठीक, इसके बाद 22 जून 1941 को जर्मनी सेनाएं सोवियत संघ में घुसती हैं। ओके, इसके बाद है कि 23 जून 1941 को यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो गया था। 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा था। ठीक, फिर 27 जनवरी 1945 को सोवियत फौजें ऑशविट्ज़ को मुक्त कराती हैं। ठीक, 27 जनवरी 1945 को। इसके बाद 8 मई 1945 को यूरोप में मित्र राष्ट्र को विजय। ठीक, मित्र राष्ट्र को विजय। नेक्स्ट, चलिए अब करते हैं हम थोड़ा अर्थशास्त्र के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, खेती के आधुनिक विधियों के लिए ऐसी अधिक लागतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योग में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं। तो इसमें आपको बताना है कि जो आधुनिक विधियों में अधिक लागत की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योग में विनिर्मित किया जाता है, क्या आप सहमत हैं। तो आपको लिखना है हाँ, हम बिल्कुल, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि आधुनिक कृषि के अंतर्गत ट्रैक्टर, थ्रेसेस, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, ठीक, और के लिए पैम्प सेंट और कीटनाशक दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है जिनका विनिर्माण उद्योगों में द्वारा ही किया जाता है। ठीक, इसके बाद है कि पालमपुर के बिजली के प्रसार ने किसानों को किस तरह मदद की। तो इसमें आपको लिखना है
फर्स्ट है कि पहले तो सिंचाई के लिए ट्यूबवेल बिजली से चलने लगे, गुड़ बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाली मशीन बिजली से चलने लगी, गांव में बिजली आने से शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा, बिजली के प्रसार का कारण घरों में आने वाले अनेक बिजली उपकरण का प्रयोग होने लगे। यानी कि बिजली आ गई तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो आप इसे याद ना करें तो आप बिजली के उपयोग, ये बिजली से लाभ, ये सब भी लिख सकते हैं। ठीक, अनेक कृषि उपकरण बिजली से चलने लगे। ठीक, बिजली की मदद से चलने लगे। लेकिन याद रहे कि इसमें आपको कृषि और ये सब चीज़ें भी थोड़ी ऐड करनी है। इस नेक्स्ट है कि क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, आपको क्यों भी बताना है। ठीक, चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि हाँ, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, जो कि निम्न तथ्य से स्पष्ट करता है। तो आपको सिंचाई के अंतर्गत अधिक क्षेत्र बढ़ाकर अधिक उत्पादन किया जा सकता है, ये भी सही है। फिर सिंचाई के द्वारा बहुमुखी खेती की जा सकती है, अधिक उपज देने वाली फसलों के लिए सिंचाई आवश्यक है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट, ये आपको दे रखा है कि 450 परिवार जो थे उनका वितरण की सारणी आपको बनानी है। ये वैसे बेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस आपको दिखा दिया एक तरह से। क्रम संख्या आप यहाँ लिख लेंगे, भूमि यहाँ लिख लेंगे और कुल परिवार यहाँ लिख लेंगे। जो भूमिहीन है वो तो हमारे 150 हैं, 2 हेक्टेयर की कम भूमि, 2 हेक्टेयर से कम भूमि जिनके पास है वो हमारे 240 हैं, और 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि जिनके पास है वो हमारे 60 लोग हैं। ठीक, 60 परिवार हैं। फिर है आपका कि पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी कम क्यों है। ठीक, पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से क्यों कम है। क्यों कम है बेटा, क्योंकि पालमपुर में खेतीहर मजदूरी बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होने लगी है, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूर से कम मजदूरी मिलने लगी है और पर भी तैयार हो जाते हैं। मतलब जो प्रतिस्पर्धा है वो कम हो गई है, और पालमपुर में जो कोई भी व्यक्ति है वो आसानी से, मतलब कितनी भी उसे सैलरी दे दो, वो उसमें काम करने के लिए राजी हो। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मानव संसाधन और भौतिक पूंजी में संसाधनों से किस प्रकार भिन्न है। ठीक, तो देखिए, मानव संसाधन के अंतर्गत शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के माध्यम से निवेश किया जाता है, जबकि भूमि पूंजी तथा भूमि समान वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। मानवीय संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी उपयोग करते हैं, लेकिन भूमि भौतिक पूंजी अपने आप ही उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये इसका आंसर ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि भूमि पूंजी के निर्माण में शिक्षा क्या महत्व भूमिका निभाती है, आपको बताना है। तो इसमें है कि अधिक शिक्षित तथा बेहतर तरीके से प्रति शिक्षित व्यक्ति अधिक धन अर्जित करता है। शिक्षा देश, समाज और विकास की चेतना उत्पन्न करती है। अधिक शिक्षित लोग समाज में अधिक लाभ पहुंचाते हैं और शिक्षित संस्कृति और नव निर्माण की क्षमताओं को उत्पन्न करता है। ठीक, तो ये था आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये सारे आपने याद कर लिए होंगे, और वीडियो देखने से वैसे भी आपको याद हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरी अगली वीडियो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।